डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीएम एकेडमी। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि 11th, 12th और नीट, आईआईटी एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, जो कि सभी एग्ज़ाम में लगभग देखने को आपको मिलेगा। आज हम पढ़ने वाले हैं मापन एवं मात्रक, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ क्या होती है, भौतिक राशियों को हम कैसे मापते हैं, इनका विमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि भौतिक शास्त्र क्या होता है। जस्ट 1 मिनट में हम भौतिक शास्त्र को समझेंगे। भौतिक शास्त्र क्या है, जिस प्रकार से अन्य विषय होते हैं, जैसे हिंदी एक विषय है जिसमें हम हिंदी का अध्ययन करते हैं, हिंदी भाषा का अध्ययन करते हैं, अंग्रेजी में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान में जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं और गणित में गणित के संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक उसी प्रकार भौतिक एक विषय है जिसमें हम देखिए, भौतिक एक्चुअल में इसका जो मीनिंग होता है वो होता है प्रकृति से रिलेटेड। ठीक है, भौतिक मतलब होता है नेचर। तो हम इसमें क्या करते हैं, नेचर में जो भी पदार्थ है, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो या ऊर्जा हो, ठीक है, नेचर में उपस्थित सभी वस्तुओं और उसके गुणों और नेचर में होने वाले सभी परिघटनाओं, इन सब का अध्ययन हम इस विषय के अंतर्गत करते हैं। कहने का मतलब नेचर या प्रकृति में पाए जाने वाले सभी वस्तुओं के गुणों का और नेचर में होने वाले सभी घटनाओं का हम अध्ययन यहाँ पे करते हैं। परिघटनाएं कहने का मतलब जो घटनाएं घटती रहती है, जैसे कि सूर्य ग्रहण का होना, गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल और बिजली का चमकना, इंद्रधनुष का दिखाई देना। आपको नेचर में जितनी भी परिघटनाएं दिखाई देती है, उन सभी परिघटनाओं का अध्ययन हम इस शास्त्र के अंतर्गत करेंगे। प्रकृति में पाए जाने वाली सभी ऊर्जा का अध्ययन करेंगे और सजीव एवं निर्जीव सभी पदार्थों के गुणों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए, जो भौतिक के वैज्ञानिक होते हैं वे क्या करते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ के गुणों का अध्ययन करके कुछ नियम बनाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा गति का नियम, न्यूटन के गति का नियम पढ़ा है ना, क्या होता है, न्यूटन की गति का एक समीकरण भी पढ़ा होगा आपने, v = u + at, इस प्रकार से। और बहुत सारे नियम हमने पढ़ा है, जैसे ये F = ma, ये पढ़ा होगा आपने। और क्या क्या नियम पढ़े हैं और न्यूटन की गति का प्रथम नियम पढ़े होंगे आप, जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहेगी जब तक बाह्य बल न लगाया जाए। इस प्रकार से प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पदार्थ और होने वाली परिघटनाओं का वैज्ञानिक क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं और उससे जुड़े हुए नियम बनाते हैं। ठीक है, और नियम जो बनाते हैं, जैसे ये एक नियम है, इस नियम को हम यहाँ पर व्यक्त करने के लिए कुछ पद उपयोग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर F क्या है, बल है, M क्या है, द्रव्यमान है, A क्या है, त्वरण है, त्वरण मीन्स एक्सीलरेशन। ठीक है, द्रव्यमान मतलब मास, वेट। ओके, और यहां पर बल क्या है, फोर्स। ओके, देखिए यहां पर मैं आपको क्या बताने वाला हूं। ये वैज्ञानिक प्रकृति के पदार्थों का अध्ययन करते हैं और परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं और कुछ नियम बनाते हैं, और उस नियम को हम एक सूत्र के रूप में व्यक्त करते हैं। और इस सूत्र के रूप में व्यक्त करने के लिए हम जिन राशियों का उपयोग करते हैं या जिन राशियों से हम इस नियम को व्यक्त करते हैं, वे सभी राशियां ही एक्चुअल में क्या है, भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियां क्या है, तो भौतिक राशियां प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं, जैसे कि पदार्थ है या ऊर्जा है, उनके जो गुण होते हैं। ठीक है,
पदार्थ का जो गुण होता है या ऊर्जा का जो गुण होता है या प्राकृतिक घटनाओं के जो गुण होते हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, जिनका हम मापन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दो कंडीशन आप लगा सकते हो, पदार्थ या ऊर्जा का गुण। भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशि एक्चुअल में है गुण है। वो किसका गुण है, तो प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ या ऊर्जा या परिघटनाओं का गुण है। कैसा गुण है, जिनका मापन किया जा सकता है तथा जिनके पदों में भौतिक के नियमों को हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे ये भौतिक का नियम है F = ma, तो इसको हम व्यक्त करने के लिए उपयोग कर रहे हैं बल का, द्रव्यमान का और त्वरण का। तो बल, द्रव्यमान और त्वरण क्या हो गया, भौतिक राशि हो गई। सामान्यतः हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखो v = u + at है, तो v वेग है, u वेग है, a एक्सीलरेशन है, t टाइम है। तो नियम को व्यक्त करने के लिए हम इन सभी राशियों का उपयोग कर रहे हैं। तो ये सभी राशियां क्या है, भौतिक राशियां हैं। तो एक सरल भाषा में हम बोल सकते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पदार्थ, ऊर्जा या होने वाले घटनाओं का वह गुण जिनका हम मापन कर सकते हैं और जिनके द्वारा भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जाता है, वे क्या है, भौतिक राशियां हैं। ओके, क्लियर ना। हम इसका डेफिनेशन अगर पूछे तो ऐसा लिख सकते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों, ऊर्जा या परिघटनाओं का वह गुण जिनका मापन किया जा सकता है तथा जिनके पदों में भौतिक नियमों को व्यक्त किया जाता है, वे क्या कहलाते हैं, भौतिक राशियां कहलाते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनन। और यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसके द्वारा हम फिजिकल जो भी रूल है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, जो भी थ्योरम है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, वे सभी क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया। ठीक, आगे हम देखेंगे भौतिक राशि को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। ये तो समझ गए आप, वैज्ञानिकों द्वारा जो नियम बनाया गया है उसे डिस्क्राइब करने के लिए हम कुछ राशियों का उपयोग करते हैं, जिन राशियों का मापन किया जाना संभव है या मापन किया जा सकता है, उन सब राशियों को हम क्या कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। भौतिक राशि को हम कितने भाग में बांट सकते हैं। देखिए, बेसिकली हम भौतिक राशि को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक, कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिसे हम व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण का उपयोग करते हैं। कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और साथ साथ मात्रक का भी यूज करते हैं। और कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिसको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण और मात्रक और उसके साथ में दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, कुछ भौतिक राशि हैं जिसे हम सिर्फ परिमाण के द्वारा व्यक्त करते हैं, कुछ को परिमाण प्लस मात्रक के द्वारा व्यक्त करते हैं, कुछ को परिमाण, मात्रक और दिशा के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे देखो, अगर मैं आपको कहूं कि शक्कर का जो भार है वो 5 kg है, या एक लाइन ड्रॉ किया हूं मैं यहाँ पे AB। ठीक है, इस लाइन की जो लंबाई है वो 4 मीटर है। तो यहाँ पर देखो, लंबाई को व्यक्त करने के लिए, इसकी लंबाई जिसे हम माप रहे हैं, इसको व्यक्त करने के लिए हम एक परिमाण संख्यात्मक मान का उपयोग कर रहे हैं और दूसरा एक मात्रक का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये परिमाण का उपयोग कर रहे हैं और मात्रक का उपयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार शक्कर का जो वेट है उसको हम लोग व्यक्त करने के लिए परिमाण 5 और मात्रक kg का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा परिमाण हो गया और ये हमारा हो गया मात्रक। ठीक है, तो ये सभी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है। ठीक, ये एक टाइप हो गया, इसको हम बोलते हैं अदिश राशियां। ओके,
उसके बाद देखो कुछ राशियां ऐसी होती है जिसको बताने के लिए हमें परिमाण, मात्रक और दिशा की भी आवश्यकता होती है। उसको हम बोलते हैं सदिश राशि। ठीक है, कहने का मतलब है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, विस्थापन। आपने ये पढ़ा होगा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत आइडिया है? या वेलोसिटी पढ़े होंगे आप, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक है। वेग, वेलोसिटी मतलब वेग और एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, ये सब पढ़े हो ना। देखो विस्थापन क्या होता है, थोड़ा सा इसको मैं आप लोग को बताता हूं। देखिए, एक व्यक्ति सपोज पॉइंट ए पर है और 3 मीटर चल के वो पॉइंट बी पर पहुंचा, फिर 4 मीटर चल के वो पॉइंट सी पर पहुंचा। अब देखो उसके द्वारा जो चली गई दूरी है, चली गई दूरी कितना है, 3 + 4 = 7 मीटर। व्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी कितना है, 7 मीटर। लेकिन ये इसका विस्थापन नहीं है। विस्थापन और दूरी में थोड़ा सा फर्क है। देखो डायरेक्शन का, दूरी मतलब उसके द्वारा कितना ट्रेवल किया गया है। 3 और 7 जो रास्ते की लंबाई है, जिस रास्ते से वो ट्रेवल किया है, उस रास्ते की लंबाई को हम क्या बोलेंगे, उसके द्वारा चली गई दूरी कहेंगे। लेकिन विस्थापन क्या होता है, वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करेगा। रास्ता चाहे कोई भी हो, वो डिपेंड करेगा प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर। प्रारंभिक स्थिति क्या है, ए पर है वो, और पहुंचा कहां, सी पर है। तो ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है, ए और बी का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहां पर अगर हम ये निकालना चाहें, अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये 3 है और ये 4 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा ना, कर्ण हो जाएगा। हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या पढ़े हैं, जो कर्ण का वर्ग होता है वो आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। सो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट मीन्स 9 + 16। AC इज इक्वल टू रूट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 25, दैट मीन्स 5। सो हमको क्या मिला, AC यहाँ पर 5 मीटर मिल गया ना। तो यहाँ पर विस्थापन कितना हुआ है, 5 मीटर हुआ है। डिस्प्लेसमेंट, या जिसे हम क्या बोल सकते हैं, विस्थापन। तो यहाँ पर देखो विस्थापन जो है वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर, मतलब डायरेक्शन पर डिपेंड करता है वो। ठीक है, कि वो पहले कहाँ था और अब कहाँ है। अब जैसे देखो अगर ये 4 मीटर इधर ना आकर के इधर चले, ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा ना, या इधर चले तो अंतिम स्थिति यहाँ आ गया और प्रारंभिक और अंतिम के बीच की दूरी इस बार 7 हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट 7 हो जाएगी। इस बार कुछ और अलग आएगी। तो यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है वो किस चीज पर है, वो है हमारा दिशा पर। दिशा बदलने से विस्थापन क्या होगा, बदल जाएगा। वो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच का दूरी है। ठीक है, तो विस्थापन में हमें किस चीज की जरूरत होगी कि आप किस दिशा में चल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो विस्थापन है वो अलग अलग मान देगा। मतलब विस्थापन को बताने के लिए हमको ये बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में उसका विस्थापन है। ठीक है, उसी प्रकार से वेग भी है, त्वरण भी है। ठीक है, तो इन राशियों को हम क्या कहेंगे, सदिश राशि। और कुछ राशियां ऐसी होती हैं, जैसे 10th में आपने देखा होगा अपवर्तनांक। सपोज कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इसमें हमें कोई मीटर, किलोमीटर या ग्राम ये सब बताने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ क्या बताते हैं, संख्यात्मक मान बताते हैं। तो इस प्रकार की राशि होती है जिसे
सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट राशियां, ठीक। अब कुछ राशियां ऐसी होती हैं जैसे कि सदिश होती है और कुछ अदिश होती है। तो बेसिकली हमको दो चीज ही पढ़ना है, एक अदिश राशियां और दूसरी सदिश राशियां। अदिश राशियां कहने का मतलब जो हमने अभी पढ़ा, वे राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण और मात्रा की आवश्यकता होती है, वे अदिश राशियां हैं। और सदिश राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमको परिमाण, मात्रक और दिशा की आवश्यकता होती है, अर्थात जिसमें दिशा की आवश्यकता है वो सदिश राशियां हैं, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है वो अदिश राशियां हैं। ओके, इतना क्लियर। आइए आगे हम देखते हैं राशियों को हम लोग और कैसे डिवाइड कर सकते हैं। राशियों को हम और क्लासिफाइड कर सकते हैं। राशियों को दो भागों में क्लासिफाइड किया जा सकता है, एक मूल राशियां, दूसरा व्युत्पन्न राशियां। ओके, ये मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां क्या है? तो देखो, जैसे मैं आपको कहूं एरिया निकालने के लिए, सपोज ये आयत है, इसका 2 मीटर चौड़ाई है, 3 मीटर लंबाई है। जब हम इसका एरिया निकालेंगे, ए बी सी डी, एक आयत है जिसकी चौड़ाई 2 मीटर है और लंबाई 3 मीटर है। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया मतलब क्या, क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लेंथ इंटू विड्थ, ये होता है ना। यहाँ पर देखो लंबाई और चौड़ाई कितना है, 3 मीटर इसकी लंबाई है और 2 मीटर इसकी चौड़ाई है। दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 3 2 6 मीटर का स्क्वायर। तो जो एरिया हमको प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, 6 मीटर स्क्वायर। देखो एरिया का जो मात्रक है वो क्या है, मीटर का स्क्वायर है, जो कि लंबाई के दो मात्रकों के गुणनफल से बन रहा है, ठीक। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और 2 मीटर का गुणनफल करोगे तो मीटर स्क्वायर आएगा। उसी प्रकार से जब हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम मतलब आयतन निकालेंगे अगर, तो आयतन का मात्रक हमको क्या मिलता है, मीटर का क्यूब, क्योंकि उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा होता है। और लंबाई को भी हम मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापेंगे, और ऊंचाई भी एक प्रकार का लंबाई ही है ना ऊंचाई, तो उसको भी मीटर में मापेंगे। तो मीटर मीटर और मीटर का जब मल्टीप्लाई होगा तो वॉल्यूम या आयतन का जो मात्रक होगा वो क्या आएगा, हमारा मीटर क्यूब आएगा। उसी प्रकार से आप और जैसे कि ये फार्मूला देखते हैं, वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू क्या होता है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट अपॉन समय। तो यहाँ पर देखो v का जब हम मात्रक निकालेंगे तो विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, मतलब मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर वेग का जो मात्रक है वो क्या है, मीटर प्रति सेकेंड है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हम राशियां देख रहे हैं यहाँ, आइए हम देख रहे हैं कुछ राशियां, जैसे कि हमने देखा एरिया। तो एरिया हमको कैसे में मिल रहा है, 2 लंबाई का गुणा करने से हमको क्षेत्रफल मिल रहा है। आयतन कैसे मिल रहा है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो फाइनली लंबाई भी लंबाई है, चौड़ाई भी क्या है, लंबाई है, और ऊंचाई भी लंबाई है। तो मतलब 3 लंबाई का हम गुणा करके आयतन निकाल रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 2 लंबाई का गुणा करके हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। मतलब क्षेत्रफल कैसे में मिल रहा है, जो राशियां हैं, लंबाई एक राशि है ना, 2 राशि का गुणा करने से हमको एक अन्य राशि क्षेत्रफल मिल रहा है। 3 राशियों का गुणा करने से हमको एक अन्य राशि आयतन मिल रहा है। विस्थापन और समय 2 अन्य राशि हैं जिससे हमको एक अन्य राशि वेग मिल रहा है। इस प्रकार से देखो हम जो राशियां हैं उसे अन्य राशियों से बना रहे हैं। तो वे सभी राशियां जिनको अन्य राशियों से व्युत्पन्न किया जाता है, अन्य कौन सा राशि, मूल राशि। जैसे कि लंबाई, लंबाई क्या है,
मूल राशि है, इसको हम किसी अन्य राशि से उत्पन्न नहीं किए हैं। वे सभी राशियां जिसे हम किसी अन्य राशियों से उत्पन्न नहीं किए हैं वे राशियां क्या कहलाती है, मूल राशियां कहलाती हैं। और वे सभी राशियां जिसे हम मूल राशियों से व्युत्पन्न करते हैं या मूल राशियों से बनाते हैं, जैसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल एक राशि है जिसको लंबाई से बनाया गया है, लंबाई गुणा लंबाई। आयतन एक राशि है जिससे लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई, लंबाई को 3 बार गुणा करके क्या बनाया गया है, आयतन बनाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार की राशियां क्या कहलाएगी, व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। अगर हम एक लाइन में समझें तो मूल राशियां क्या है, वे राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है। और व्युत्पन्न राशियां कौन सी राशियां हैं, वे राशियां जो मूल राशि पर निर्भर होती है, जिसे हम मूल राशियों से बनाते हैं। ओके, क्लियर। अब यहीं से देखो हम देखेंगे मात्रक के बारे में। मात्रक क्या है, भौतिक राशियों को मापने के लिए हम जिनका उपयोग करते हैं वे सभी क्या है, मात्रक है। अब जैसे मूल राशियां हैं तो मूल राशि को मापने के लिए हम जिस मात्रा का उपयोग करेंगे वो हमारा हो जाएगा मूल मात्रक, और व्युत्पन्न राशि को मापने के लिए जिसका उपयोग करेंगे वो हमारा हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। देखते हैं। देखिए, मूल मात्रक क्या है, वे सभी मात्रक जिनका उपयोग हम मूल राशियों को मापने के लिए करते हैं। जैसे लंबाई, लंबाई को किससे मापते हैं, मीटर से। द्रव्यमान, इसको किससे मापते हैं, किलोग्राम से। समय, इसको किससे मापते हैं, सेकंड से। और एरिया, एरिया को किससे मापते हैं, मीटर स्क्वायर से। वॉल्यूम, इसको किससे मापते हैं, मीटर क्यूब से। वेलोसिटी को किससे मापते हैं, मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मात्रक मूल राशि को माप रहा है वो सभी मात्रक क्या है, मूल मात्रक है। जो मात्रक व्युत्पन्न मात्रक को व्युत्पन्न राशि को माप रहा है वो क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। इसमें हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वे सभी मात्रक जो मूल मात्रक से बनते हैं, जैसे मीटर स्क्वायर मीटर से बना है ना, मीटर को 2 बार गुणा करने से। मीटर क्यूब भी मीटर से बना है, और मीटर पर सेकंड ये मीटर और सेकंड दोनों से मिलकर के बना है। तो आप देख सकते हो जो व्युत्पन्न मात्रक है वो मूल मात्रकों से बनते हैं। 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से हम क्या बनाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बनाते हैं। कहने का मतलब वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों से बनते हैं वे क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। और वे सभी मात्रक जो मूल मात्रक हैं वो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होते हैं। कहने का मतलब व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक से बनते हैं और इन्हें हम विभिन्न प्रकार के व्युत्पन्न राशियों को मापने में इनका उपयोग करते हैं। ठीक है।